अस्सलाम वालेकुम। 1977 के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची मुल्क की सियासत में एक जुदागाना हैसियत इख्तियार कर गया है। इस शहर की सियासत यूं बदली कि एक मौके पर तो लगता था जैसे ये शहर पाकिस्तान से अलग ही कर दिया जाएगा। सिंगापुर की तरह यहाँ जनाहपुर बनने की बात भी चली। 1984 में जब बरतानिया ने हांगकांग का इक़्तिदार आला चीन को वापस करने के लिए 1997 की तारीख मुकर्रर कर दी, तो इत्तफाक से कराची में भी हालात ख़राब होने लगे। उस ज़माने में ये कहा जाने लगा कि अब मगरिब को एशिया में एक ऐसे शहर की ज़रूरत है जो हांगकांग की तर्ज पर तिजारती कोठी के तौर पर काम करे। अफवाहों के मुताबिक कराची को इस काम के लिए मुंतखब कर लिया गया था। कराची में महाजर कौमियत की बुनियाद पर होने वाली सियासत इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दिया करती थी। सही पूछें तो जो कुछ मैंने आपको बताया है ये उस तूमार का नमूना है जो 1980 और 90 की दिहाइयों में कराची के बारे में लिखा गया। ज़ाती तौर पर मुझे कराची के हालात के इस तजिए से कभी इत्तफाक नहीं रहा। हम चूँकि साजिशी मफरूज़ों पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं, इसलिए ये मफरूज़े भी खूब बिके। शहर को दुरुस्त करने के लिए अलबत्ता किसी भी सतह पर कोई लह अमल इख्तियार नहीं किया गया। हुआ तो बस ये कि किसी एक वाक़े से मुतासिर होकर यके बाद दीगरे पुलिस, रेंजर्स या फ़ौज के ज़रिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता। ज़ाहिर है रियासत के किसी इलाके में जब रियासती ताकत के ज़ोर पर ऑपरेशन किया जाए तो वहाँ के लोग निज़ाम के अंदर ही अजनबी हो जाते हैं। यूँ बात बढ़ती चली जाती है। कराची के लोगों के साथ भी यही हुआ। वो अजनबी हुए और होते चले गए। 2013 में पहली बार इमरान खान की सूरत में उन्हें कोई उम्मीद नज़र आई और उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट देना शुरू किया। यूँ कह लीजिए कि कराची के लोगों ने इस निज़ाम के अंदर अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 2018 में कराची बड़ी हद तक इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो पहला एहतजाज कराची में ही हुआ और इसके बाद मुल्क के दूसरे हिस्सों तक फैला। अब एक बार फिर मुल्क में इलेक्शन की बात चली है तो फिर से ये सवाल उभरता है कि कराची अपनी सोच का इजहार किस तरह करेगा। ये सवाल लेकर मैं कराची के गली कूचों में 2 दिन घूमता रहा। मेरी सहाफ़त का आगाज़ ही कराची से हुआ है, इसलिए हालात कुछ भी हों इस शहर में मुझे एक अजीब सा एहसास तहफ़्फ़ुज़ रहता है, जैसे किसी को अपने शहर या घर में महसूस होता है। खैर, कराची के 3 अज़ला को हदफ बनाकर मैंने काम शुरू किया तो अजीब व गरीब नताइज सामने आए। उनके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सियासी एतबार से 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। अक्सरियत उन लोगों की है जो निज़ाम पर भरोसा खो चुके हैं। उनके ख्याल में उनका वोट कुछ नहीं कर सकता। उम्र का लिहाज किए बगैर बिलखुसूस उर्दू बोलने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा मायूस है और उसे मुस्तकबिल के बारे में इतनी नाउमीदी है कि ये वोट भी नहीं डालना चाहता। उसे इलेक्शन के अमल पर कोई एतमाद है, ना अपने वोट के ज़रिए किसी तब्दीली की तवक्को। उर्दू बोलने वाली इस आबादी की उम्मीदों का मरकज़ 1985 से लेकर 2013 तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही। 2016 में ये जमात अचानक बहरानी कैफियत से दो चार हो गई तो 2018 में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ को अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना। ये जमात वफाकी हुकूमत में आने के बावजूद शायद कराची के लिए नज़र आने वाले काम नहीं कर पाई, मगर इमरान खान ने कराची को पाकिस्तान की कौमी सियासत में वापस लाने का जो कारनामा अंजाम दिया वो गैर मामूली था। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि कराची के अक्सर हलक़े जहाँ से तहरीक इंसाफ जीती थी वहाँ वोट डालने वालों का तनासुब यानी टर्नआउट कई जगह 62% तक पहुँचा था। कराची में वोट से मायूस हो जाने वालों के बाद जो लोग अपनी सियासी सोच रखते हैं उनके नज़दीक तहरीक इंसाफ आज भी उनकी पहली तरजीह है। पीपल्स पार्टी, MKM और मुस्लिम लीग नून के दावे अपनी जगह, लेकिन कराची में इन जमातों के लिए कोई नशिस्त उसी सूरत में हासिल करना मुमकिन होगा जब तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं होगी।
اگر تحریک انصاف کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کی تھوڑی سی گنجائش بھی مل گئی تو کراچی تحریک انصاف کے پیچھے آن کھڑا ہوگا۔ اس کی کم ترین صورت یہ ہوگی کہ کراچی کی 21 نشستوں میں سے 2018 جتنی نشستیں اس کی ہوں گی۔ اگر مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے لیے الیکشن حلال اور صرف تحریک انصاف پر حرام ہے تو ملک کے سب سے بڑے شہر سے جو دل چاہے کشید کر لیا جائے۔ ایسے لوگ حلف اٹھا کر اسمبلیوں میں بیٹھ بھی جائیں تو ان کی نمائندہ حیثیت کوئی نہیں مانے گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کا تعلق ہے تو ان دونوں جماعتوں کو کراچی کے شہری نظر انداز ہی کر ڈالتے ہیں۔ یہ جماعتیں کراچی کی تاریخ کا حصہ تو ضرور ہیں مگر آج تک تو شہر انہیں اپنے مستقبل کا حصہ نہیں سمجھتا۔ پیپلز پارٹی کے پاس یہاں کی چند روایتی نشستوں پر سبقت حاصل ہو تو ہو، یہ اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کل کچھ نیا ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ کراچی پاکستان کی معاشی شہرک کہلاتا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پاکستان کا 10% ہے۔ یہ شہر ہر اعتبار سے حق رکھتا ہے کہ قومی سیاست میں اس کا کردار قائدانہ ہو۔ اس کی نمائندگی وہی لوگ کریں جو صاف اور شفاف الیکشن میں ووٹ لے کر آئیں۔ اگر نگران حکومت کی مدد سے ہی نشستیں بٹیں گی تو شہر کی سیاسی فضا پیچیدہ ہو جائے گی۔ اگر عمران خان کو کراچی سے نکالنا مطلوب ہے تو یہ کام شہر کے لوگ ہی کریں تو اچھا ہے۔ مصنوعی طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تو شہر خدا نخواستہ ایک بار پھر لسانی، نسلی اور مذہبی تعصب کی دلدل میں جا پھنسے گا۔ یہ صورت نہ ملکی سیاست کے لیے اچھی ہوگی نہ معیشت کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔